हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर रसायन विज्ञान के कुछ थ्योरेटिकल चीज़ आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। इसके पहले एक पार्ट हो गया था, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। तो आप इसको प्लीज़ देखिए, शुरू से अंत तक देखिएगा। इसके पहले प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट पार्ट को आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जहाँ पर इसके पहले धातु तक हो गया था, तो आज अधातु के बारे में हम लोग जानेंगे। कहता प्रकृति में केवल 22 अधात्विक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें 11 गैस हैं, एक द्रव है तथा 10 ठोस है। तो याद रखिएगा 22 के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, जिसमें 11 गैस है और एक द्रव है और 10 ठोस है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए भौतिक गुण के बारे में जानते हैं हम लोग। कहता है अधातुएं सामान्यतः भंगुर होती है, अतः इससे तार या चादरें नहीं बनाई जा सकती। इन पर चमक नहीं होती है तथा इनको पॉलिश नहीं किया जा सकता, ठीक है। अधातुएं प्राय विद्युत और उष्मा की विद्युत और उष्मा के कुचालक होती है, ठीक है ना। विद्युत और उष्मा के कुचालक का मतलब इसमें विद्युत और उष्मा प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अधातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कार्बन का स्वरूप इसका अपवाद है, यह विद्युत का अच्छा सुचालक है। रासायनिक गुण अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, ये इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ग्रहण कर लेती है तथा ऋणात्मक आवेश युक्त आयन बनाती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया अधातुएं ऑक्सीजन बनाती है, ठीक है। इनमें से कुछ ऑक्साइड जल में घुलने के बाद बनाते हैं। अन्य ऑक्साइड जैसे CO, N2O आदि उदासीन होते हैं, अर्थात वे लिटमस पेपर के साथ अम्लीय परीक्षण नहीं देते हैं। कहता है अम्लों के साथ अभिक्रिया धातुओं की भांति अधातुएं अम्लों में हाइड्रोजन को पुनः स्थापित नहीं करती है। इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए अम्ल के H आयन के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, अतः वे H आयन को इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं कर सकती है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया अधातुएं क्लोरीन के साथ सहसंयोजक अबंध वाले क्लोराइड बनाती है। कहता है जो अधातु है क्लोरीन के साथ सहसंयोजक अबंध वाले क्लोराइड बनाती है, जैसे 2p2 6Cl2 तो 4pCl3 हो जाएगा, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग कर हाइड्राइड बनाती है। उदाहरण के लिए H2S, NH3, HCl, CH4 आदि। ये हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। कहता है सोडियम तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के गर्म सांद्र घोल के साथ लाल फास्फोरस को कोई अभिक्रिया नहीं करता। इस अभिक्रिया में फास्फीन गैस उत्पन्न होती है, यह अत्यधिक दम घोटने वाली गैस होती है, ठीक है। इस समीकरण हो गया P4 + 3NaOH + 3H2O तो PH3 हो जाएगा और 3NaH2 PO2 हो जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है तथा परमाणु द्रव्यमान 1.00797 होता है। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में की थी। हेनरी कैवेंडिश किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में 1766 में, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है, यानी एक प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके परमाणु संख्या 1 होता है तो एक ही प्रोटॉन होगा, यानी परमाणु संख्या जितना होगा वही प्रोटॉन की संख्या होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम 1H1 या हाइड्रोजन या H, ड्यूटेरियम 1H2 या D और ट्राइटियम 1H3 या T, ठीक है। 3 गो हो गया। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरे और बॉसबॉर्न ने की थी। किसने? यूरे और बॉसबॉर्न ने की थी। साधारण जल के लगभग 6000 भागों में 9 भाग भारी जल का होता है। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग होता है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, ट्रेसर के रूप में, आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में, ठीक है। मृदु एवं कठोर जल जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है,
मृदु जल कहते हैं, या मीठा वाटर या सॉफ्ट वाटर। और जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे कठोर जल कहते हैं, या हार्ड वाटर या खारा जल भी कह सकते हैं। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। ठीक है, अस्थायी कठोरता, जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता जल में भुजा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भुजा चूना और दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है। अस्थायी कठोरता, जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। ठीक है, कहता है जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। सोडियम कार्बोनेट डालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेड विधि है। ठीक है, परम्यूटेड सोडियम जियोलाइट को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन 8-16। ठीक है, जिसका परसेंटेज है 99.76%। ऑक्सीजन 8-17 जिसका परसेंटेज है 0.037%। तथा ऑक्सीजन 8-18 या 18 तो इसका परसेंटेज है 0.204%। ठीक है, याद कर लीजिए। ओजोन यानी O3, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलते हैं तो ऑक्सीजन O3 अणु बनाता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाती है। सल्फर के बारे में जानिए। पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता लगभग 0.05% है। सल्फर से प्राप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है तथा इसकी निर्मलता 18 m होती है। ठीक है, 18 m होती है, यानी 18 m। उपयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का मुख्य भाग हो गया उर्वरकों में, जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट आदि के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। पेट्रोलियम शोधन में, संचायक बैटरी में, डिटर्जेंट उद्योग में, रंजक द्रव्यों, पेंट तथा रंगों के संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले मध्यवर्ती यौगिक बनाने में। ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में जानिए। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है? 78%, याद रखिएगा। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भारानुसार 0.01% है। अगर जल की मात्रा कहेगा पृथ्वी पर तो 71% है। तो यानी 78 और 71 में कंफ्यूज कितना हो जाता है? तो जल की प्रतिशत 71% और नाइट्रोजन की प्रतिशत 78%। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग वहाँ भी करते हैं जहाँ किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, यानी नाइट्रोजन को निष्क्रिय गैस के रूप में यूज करते हैं हम लोग। बल्ब में भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग में तनुकारक के रूप में। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में, भोज्य पदार्थों को जमाने एवं निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए होता है। नाइट्रोजन की यौगिकों में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है। इसका निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। अमोनिया का उपयोग बर्फ बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, यूरिया, अमोनिया सल्फेट आदि उर्वरक बनाने में, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण करने में, अमोनियम लवण बनाने में, विस्फोटक चीज बनाने में और कृत्रिम रेशम बनाने में किसका उपयोग होता है? अमोनिया का। फास्फोरस के बारे में जानेंगे। फास्फोरस प्राणी तथा वनस्पतिक पदार्थों का आवश्यक अवयव है। यह हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं DNA में उपस्थित रहता है। फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है। श्वेत फास्फोरस एवं काला फास्फोरस इसके अपरूप हैं। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील तथा अम्ल विलेय है, यानी लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस से कम क्रियाशील है तथा अम्ल विलेय है, यानी अम्ल में विलेय हो जाता है। हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन वर्ग 7A के तत्व को हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होता है। ठीक है ना, तो ये होगा 7 के ग्रुप के FClBrI। ठीक है, फ्लोरीन का उपयोग, इसका उपयोग UF6 तथा SF6 बनाने में होता है।
जिनका क्रमशः परमाणु ऊर्जा उत्पादन तथा पैरावैद्युतिकी यानी डाइलेक्ट्रिक में इस्तेमाल किया जाता है। HF के उपयोग द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक तथा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी टेफ्लॉन संश्लेषित किए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक को फ्रियोन कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में तथा एरोसोल में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिकों जैसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड, क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन, औषधियाँ तथा कीटनाशी के संश्लेषण में किया जाता है। ब्रोमीन का उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है, जिसको सीसाकृत पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr बनाने में ब्रोमीन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आवश्यकता फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निष्क्रिय गैस आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व होते हैं। शून्य वर्ग यानी लास्ट वाला वर्ग हो गया, जिसे माने 8वां वर्ग भी कह सकते हैं, उसी को शून्य वर्ग कहते हैं। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। ठीक है, ये सब निष्क्रिय गैस है यानी नोबल गैस है। सभी तत्व रासायनिक रूप में निष्क्रिय हैं, अतः इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ठीक है, रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, कहता ठीक है पाया जाता है। ये अक्रिय गैस कैसे हो गया, क्योंकि ये ऑक्टेट अपना पूरा करके रखते हैं। इसके लास्ट में यानी 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अंतिम कक्ष में। ठीक है, आर्गन का उपयोग मुख्यतः उच्च तापीय धातुकर्मिक प्रक्रियाओं, धातुओं अथवा मिश्र धातु की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने तथा बिजली के बल्ब भरने में किया जाता है। बिजली के बल्ब में भी यूज होता है और आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं आर्गन का। हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग गुब्बारों को भरने में होता है। हीलियम का माने हीलियम है जो हल्की गैस है, इसका उपयोग गुब्बारे भरने में किया जाता है। मौसम संबंधी अध्ययन के लिए किया जाता है। ठंडी वायु वाली नाभिकीय भट्ठी में द्रव हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रयोग में निम्न तापीय अभिक्रमक के रूप में करते हैं। ठीक है, नियॉन का उपयोग नियॉन विसर्जन लैंपों व ट्यूबों, वायुयान तथा प्रदीप बल्बों में भरी जाती है, जिनकी विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम है, सर इसको भी देख लीजिए। नमक का अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, रासायनिक नाम हुआ, और रासायनिक सूत्र HCl। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, लिथार्ज लेड ऑक्साइड PbO, बूझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, कहता है लाल सिंदूर लेड पेरोक्साइड Pb3O4, सोरे का अम्ल नाइट्रिक अम्ल HNO3, लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नेक्स्ट चलते हैं। सिलिका सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन C6H2CH3 NO2 के होल 3, व्हाइट लेड बेसिक लेड कार्बोनेट 2Pb2CO3 POH के होल 2, मंड या स्टार्च C6H10O3, अंगूर का रस ग्लूकोज C6H12O6, सिरका हो गया एसिटिक एसिड का तनुघोल CH3COOH, सलेट हो गया सिलिका एल्युमिनियम Al2O3 SiO2 2H2O, विरंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, कास्टिक सोडा सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOH, चौक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सुहागा बोरेक्स Na2B3O7 10H2O, फिटकिरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 के होल 3 24H2A। अब ये वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी वीडियो रोककर ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। गैलेना लेड सल्फाइड PbS, जिप्सम हो गया कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, फॉर्मलिन फॉर्मल्डिहाइड का 23% विलियन SCHO2 HCHO2। ठीक है ना। नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, हरा कसीस फेरिक सल्फेट Fe2SO4 के होल 3, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, चिली साल्फिटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कार्बोलिक अम्ल फिनॉल C6H5OH, स्प्रिट मेथिल अल्कोहल CH3OH, एल्कोहल एथिल अल्कोहल C2H5OH, खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, और धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अब कहता है विलेय और विलायक। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं।
जिसकी मात्रा ज़्यादा होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे मान लिया नमक और पानी अगर लेते हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा होता है तो विलायक हो गया, नमक विलेय हो गया, ठीक है, क्योंकि नमक उसमें घुल जाएगा। जिन या जिस विलायक का डाइइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। जल के डाइइलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सर्वाधिक विलायक कहा जाता है। जल को विलायकों के उपयोग औषधियों के निर्माण में, निर्जल धुलाई में यानी बेंजीन एवं पेट्रोल जैसे विलायकों का। तीसरा, इत्र निर्माण में, रंग रोगन को घोलने में, अनेक प्रकार के पेय एवं खाद्य पदार्थों के निर्माण में आदि में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कुछ विलयनों का वर्गीकरण है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। गैस में गैस का विलयन, तो उसका उदाहरण क्या है, वायु और गैस का मिश्रण। गैस में द्रव का विलयन, ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि गैसों का। जल में विलयन, बादल, कोहरा आदि, ठीक है। गैस में ठोस का विलयन, वायु में आयोडीन का विलयन, धुआं आदि। द्रव में गैस का विलयन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, बेंजीन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का विलयन आदि। द्रव में द्रव का विलयन, जल में अल्कोहल का विलयन, कार्बन डाइसल्फाइड में ब्रोमीन का विलयन, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में विलयन। द्रव में ठोस का विलयन, जल में चीनी का विलयन, पारा में लेड का विलयन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन का विलयन। ठोस में गैस का विलयन, पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन का विलयन, कपूर का वायु में विलयन आदि। ठोस में द्रव का विलयन, थाइलियम में पारा का विलयन, चीनी में जल का विलयन, नमक में जल का विलयन आदि। ठोस में ठोस का विलयन, तांबा में जस्ता, तांबा में टीन, तांबा में एल्युमिनियम, तांबा में जस्ता एवं निकेल आदि का विलयन मिश्र धातु है। चलिए अब कहता है कुछ संतृप्त और असंतृप्त के बारे में हम लोग जानते हैं। मैंने विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त। कहता है किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, संतृप्त विलयन कहा जाता है या कहलाता है। जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा घुल गई हो तो संतृप्त विलयन कहलाता है। किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। माने उसमें और भी मात्रा उसको घुला सकते हैं, ठीक है ना, विलेय पदार्थ का और भी मात्रा घुला सकते हैं। कहता है ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। कहता है विलेय की मात्रा जितना घुलना चाहिए उससे ज़्यादा घुल गया हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विलेयता, किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। माने 100 ग्राम विलायक में जितना पदार्थ घुलेगा यानी जितना विलेय घुलेगा वही उसका विलेयता कहलाता है, ठीक है। विलयन का सांद्रण, किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है। जिस विलयन में विलेय की मात्रा घुली रहती है उसे तनु विलयन कहा जाता है। सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं, यानी सभी तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन असंतृप्त विलयन होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं, परिक्षेपण। कहता है जब किसी पदार्थ के कण, अणु, परमाणु या आयन, कण को वही बोलते हैं अणु, परमाणु या आयन बोलते हैं, दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द बिखेर दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। पहले को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण के परिणाम स्वरूप दो प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। विसमांग पदार्थ, पहला हो गया जैसे विसमांग में हो गया निलंबन और कोलाइड, दूसरा हो गया समांग पदार्थ जैसे वास्तविक विलयन। कहता निलंबन, छोटे आकार के कणों वाले पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील परंतु नग्न आंखों से दृश्य होते हैं निलंबन कहलाते हैं। जैसे नदी का गंदा जल, वायु में धुआं, ये सब को हम लोग देख सकते हैं तो ये निलंबन कहलाया, जो नग्न आंखों से, खुली आंखों से हम लोग देख सकते हैं। कोलाइड और कोलाइडल अवस्था, स्टार्च, गोंद, सरेस आदि पदार्थ जो क्रिस्टलीय है और घुलनशील अवस्था में बिखरते नहीं हैं या जिनमें जंतु या पादप झिल्ली को पार करने की प्रकृति कम होती है उन्हें कोलाइड कहते हैं। जैसे ये दो प्रकार के होते हैं, पहला द्रव स्नेही कोलाइड
यानी पहले इसे बोलते हैं वे पदार्थ जैसे गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, रबड़ आदि जो उपयुक्त द्रव परिक्षेपण माध्यम में सीधे मिश्रित होकर कोलाइडल सॉल्व बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है। द्रव विरोधी कोलाइड धातुएं और उनके सल्फाइड आदि सामान्य रूप में परिक्षेपण माध्यम से मिश्रित होकर कोलाइडल सॉल्व का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि उनके कोलाइडल सॉल्व का निर्माण केवल विशेष विधि से होता है। इन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। सहयोजित कोलाइड वे पदार्थ जिन्हें कम सांद्रण पर एक माध्यम में मिश्रित किया जाता है तो वह समान रूप से व्यवहार करते हैं, लेकिन अधिक सांद्रण पर संगठित कणों के निर्माण की वजह से कोलाइडीय अवस्था के गुण रखते हैं, तो उन्हें सहयोगी कोलाइड अथवा मिसेल्स कहते हैं। ठीक है। जैसे में हो गया साबुन और कृत्रिम डिटर्जेंट इस वर्ग में आते हैं। पायस एक ऐसा कोलाइडल है जिसमें परिक्षेपित पदार्थ और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव है। पायस का निर्माण दो द्रव्यों के मिश्रण को कोलाइल मील से प्रवाहित करके या तेजी से हिलाकर किया जाता है, जिसे समांग कारक कहते हैं। परासन क्या है? ओस्मोसिस यह विलयन से संबंध एक असाधारण परिघटना है। यह विलायक अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विसरण है। मोलर व नॉर्मल विलयन 1 लीटर विलायक में 1 मोल विलेय का विलयन मोलर विलयन कहलाता है। 1 लीटर जल में 40 ग्राम NaOH से 1 मोलर NaOH विलयन बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। मोललता प्रति 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयन ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयनों H2+ और हाइड्रोक्साइड आयनों OH- का सांद्रण समान होता है, उदासीन विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिनमें हाइड्रोजन आयन H+ का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयनों OH- से अधिक होता है, अम्लीय विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिनमें हाइड्रोक्साइड आयनों OH- का सांद्रण हाइड्रोजन आयनों H+ से अधिक होता है, क्षारीय विलयन कहलाता है। चलिए अब हम लोग उत्प्रेरक के बारे में जानेंगे। उत्प्रेरक वे पदार्थ जो स्वयं तो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, किंतु जिनकी उपस्थिति क्रिया की गति को तीव्र कर दे या मंद कर दे, मानी इसकी उपस्थिति से जो रासायनिक क्रिया है उसकी गति तीव्र या मंद कर देती है, तो उत्प्रेरक कहलाती है। कैटेलिस्ट इसी को बोलते हैं। बर्जिलियस को उत्प्रेरक का जन्मदाता माना जाता है, जिन्हें 1853 में इसकी खोज की। उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक यानी पॉजिटिव कैटेलिस्ट वे पदार्थ जो क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या को रोकते हैं, इस क्रिया में ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पदार्थ क्रिया की गति को बढ़ाता है तो धनात्मक उत्प्रेरक हो गया, और जो क्रिया को घटाता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है ना। यहीं पर ऋणात्मक उत्प्रेरक है, जरा देख लीजिए। ये धनात्मक उत्प्रेरक है, ये वाला है जो धनात्मक उत्प्रेरक के लिए है, ये है ऋणात्मक उत्प्रेरक के लिए। ठीक है ना। यानी जो क्रिया को कम करते हैं, क्रिया को रोकते हैं या कम करते हैं। ठीक है ना, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गया। नेक्स्ट चलिए, कहता है स्व उत्प्रेरक कभी कभी किसी रासायनिक क्रिया की गति क्रिया के बढ़ने के साथ स्वयं ही बढ़ जाती है। इस क्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। उदाहरणार्थ MnO2 को ऑक्सीजन के KClO3 से बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक माने निगेटिव कैटलिस्ट वे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया की गति को कम कर देते हैं, उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एसीटेमाइड अल्कोहल या अम्ल उपस्थित है, तब ये विच्छेदन बनने वाला कोई पदार्थ स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रेरित उत्प्रेरक कभी कभी एक क्रिया दूसरी क्रिया का वेग बढ़ा देती है, तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे डायरेक्ट समझिए हम लोग कि पॉजिटिव मतलब धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब जो क्रिया की गति को बढ़ा देता है, और निगेटिव माने क्या हुआ निगेटिव या ऋणात्मक उत्प्रेरक का मतलब क्रिया की गति को घटा देता है, ऐसे जानिए। अप्रेरित उत्प्रेरक माने कभी कभी क्रिया दूसरी क्रिया का वेग बढ़ा देती है। ठीक है ना, एक क्रिया दूसरी क्रिया का वेग बढ़ाती है। ठीक है ना, तो प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। चलिए कुछ उत्प्रेरक एवं उसके प्रयोग हैं, कहाँ कहाँ उपयोग हम लोग करते हैं इसका। निकिल का उपयोग करते हैं वनस्पतिक तेलों से घी का निर्माण में। ठीक है, निकिल का उत्प्रेरक। निकिल है जो उत्प्रेरक है, तो उसको प्रयोग करते हैं वनस्पति
तेलों से घी का निर्माण में, पीटी चूर्ण या V2O5 सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में, क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोरीन के निर्माण का डिकन प्रक्रम में, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पेप्टाइड में परिवर्तन, इरिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का एमिनो अम्ल में परिवर्तन, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन और डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च का मल्टोज में परिवर्तन, माइकोडर्मा एसिटी शर्करा से सिरके का निर्माण, इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज का ग्लूकोज व फ्रक्टोज में परिवर्तन, लैक्टेज दूध का दही में परिवर्तन, लोहे का चूर्ण अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए अब हम लोग ईंधन के बारे में जानेंगे। कहता है ईंधन क्या है? वो वे पदार्थ जिन्हें जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है उसे ईंधन कहा जाता है, जैसे कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, लकड़ी, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि। ईंधनों का सबसे अच्छा वर्गीकरण उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर होता है। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस ईंधन लकड़ी, कोयला, कोक, चारकोल यानी कास्ट कोयला या लकड़ी का कोयला तथा पैराफिन, वैक्स, मोम। ठोस ईंधन, वैक्स को ही मोम बोलते हैं, ठोस ईंधन है। द्रव ईंधन या तरल ईंधन किरोसिन यानी मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल तथा द्रवित हाइड्रोजन द्रव या तरल ईंधन है, ये सब द्रव ईंधन है। गैसीय ईंधन प्राकृतिक गैस, तरल पेट्रोलियम गैस, कोल गैस, जल गैस, बायोगैस यानी गोबर गैस, एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन गैस को गैसीय ईंधन कहते हैं। प्रमुख ईंधन है गोबर गैस। गीली गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में गोबर से गैस बनाने के पश्चात शेष रहे पदार्थ यानी असलरी का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस, यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करती है। रॉकेट ईंधन, रॉकेट में उपयोग किए जाने वाले ईंधन को नोदक कहते हैं। यह नोदक ऑक्सीडाइजर के संयोग से बनता है, जैसे तरलीय, ऑक्सीजन। सभी नोदकों को 3 वर्गों में रखा जाता है। ठोस नोदक, ठोस ईंधन जैसे पॉलीब्यूटाडीन और एक्राइलिक अम्ल का उपयोग ऑक्सीडाइजर के साथ होता है, जैसे एल्युमिनियम पर क्लोरेट, नाइट्रेट या क्लोरेट। उच्च दहन तापक्रम होने के कारण मैग्नीशियम या एल्युमिनियम को भी ठोस ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस तरह के नोदक को संयुक्त नोदक भी कहा जाता है। तरलीय नोदक, अल्कोहल, तरलीय हाइड्रोजन, तरलीय अमोनिया, केरोसिन तेल, हाइड्रोजीन और बोरोन के हाइड्राइड का उपयोग तरलीय नोदक से अधिक शक्ति प्रदान करता है और इसका नियंत्रण प्रवाह को नियंत्रित करके किया जाता है। मिथाइल नाइट्रेट, नाइट्रोमीथेन पेरोक्साइड आदि भी उपयोगी तरलीय नोदक हैं। मिश्रित नोदक, मिक्स प्रोपेलेंट। मिश्रित रॉकेट नोदक में ठोस ईंधन एवं तरलीय ऑक्सीडाइजर का उपयोग किया जाता है। इसमें N2O4 एक समान घटक है। विभिन्न राष्ट्रों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नोदक का उपयोग किया जाता है जो इस प्रकार है। रूस द्वारा प्रोटॉन नोदक का उपयोग किया जाता है जो केरोसिन एवं तरलीय ऑक्सीजन से बना होता है। सैटर्न बूस्टर यानी अमेरिकन रॉकेट में भी केरोसिन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बना ईंधन उपयोग किया जाता है। SLV-3 और ASLV नामक भारतीय रॉकेट द्वारा प्रथम अवस्था में ठोस नोदक का उपयोग किया गया और तृतीय अवस्था में तरलीय नोदक का उपयोग किया गया है। केरोसिन या पैराफिन, यह 11 से 12 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसका क्वथनांक 160 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका प्रयोग जेट विमान में किया जाता है। साधारण केरोसिन घरेलू कार्यों में प्रयुक्त होता है। डीजल यह 13 से 25 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसका क्वथनांक 220 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस होता है। यह डीजल ईंधनों में प्रयुक्त होता है। पेट्रोलियम एक विशेष गंधयुक्त भूरे काले रंग का गाढ़ा तेल होता है। यह पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाया जाता है। यह एक प्राकृतिक ईंधन है। प्राकृतिक रूप में इसे कच्चा तेल या अपरिपक्व तेल भी कहते हैं। यह पृथ्वी के नीचे पाए जाने के कारण इसे खनिज तेल भी कहते हैं, यानी मिनरल ऑयल। अपरिष्कृत पेट्रोलियम का इसी रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, अतः इसके निरंतर प्रभाजी आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न प्रभाज प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। प्रभाजी आसवन से प्राप्त प्रभाज निम्न है: एस्फाल्ट यानी डामर, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, ईंधन तेल, डीजल, किरोसिन, मिट्टी का तेल, पेट्रोल तथा पेट्रोलियम गैस। तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यह मुख्यतः मीथेन CH4 होती है।
95% इसमें मेथेन के साथ थोड़ी मात्रा में ईंधन और प्रोपेन भी रहती है। प्राकृतिक गैस एक अच्छा ईंधन है। यह धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। इसके जलने पर कोई विषैली गैस भी नहीं बनती है। इसका प्रयोग वाहनों में होता है। इसे पर्यावरण मित्र भी कहा जाता है। किसे? नेचुरल गैस को, यानी संपीड़ित गैस को, यानी CH4 को, मीथेन को। द्रवित या तरल पेट्रोलियम गैस या एथेन, C2H6, प्रोपेन, C3H8, ब्यूटेन, C4H10 का मिश्रण है। यह सब सूत्र याद कर लीजिएगा। लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। ठीक है, यानी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इसको बोल सकते हैं। इसका ऊष्मीय मूल्य काफ़ी उच्च होता है, इसीलिए यह एक अच्छा ईंधन है। यह धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है तथा जलने पर इससे कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है। गैसों के सिलेंडर में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए एक तीक्ष्ण गंध वाली पदार्थ एथिल मर्केप्टन यानी C2H5SH मिला दिया जाता है, जो सल्फर की यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड के समान गंध होती है। जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। LPG वायु से मिलकर विस्फोटक मिश्रण बनाती है। ठीक है। कोल गैस, इसमें 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन एवं 3% कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है। कोल गैस कोयले के भंजक आसवन द्वारा बनाई जाती है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। प्रोड्यूसर गैस यह मुख्यतः नाइट्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। इसमें 60% नाइट्रोजन, 30% कार्बन मोनोऑक्साइड व शेष कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन गैस होती है। इसका उपयोग ईंधन, कांच व इस्पात बनाने में किया जाता है। वाटर गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड CO व हाइड्रोजन H गैसों का मिश्रण होती है। इससे बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। इसका अपचायक के रूप में अल्कोहल, हाइड्रोजन आदि के औद्योगिक निर्माण में होता है। गैसोलीन, इससे हेक्सेन्स, हेप्टेन्स तथा ऑक्टेन्स उत्पन्न होते हैं। इसे पेट्रोल भी कहा जाता है। कार के उपयोग में लाए जाने वाले पेट्रोल की गुणवत्ता को उसके एंटी नॉक गुण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके जो गुणवत्ता कैसे पता लगता है? एंटी नॉक गुण द्वारा। पेट्रोल सैंपल में एंटी नॉक गुणों को उसके ऑक्टेन नंबर वैल्यू द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसको लिखा जाता है, पेट्रोल की जो गुणवत्ता है उसको ऑक्टेन नंबर से हम लोग लिखते हैं। कौन नंबर से? ऑक्टेन नंबर से, याद रखिएगा। किसी पेट्रोल सैंपल का ऑक्टेन नंबर जितना अधिक होता है, उसका एंटी नॉकिंग गुण उतना ही अधिक होगा, वह उतना ही अधिक उपयोगी होगा। ऑक्टेन नंबर का सबसे अधिक मान 100 होता है। ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्राएथाइल लेड यानी TEL मिलाया जाता है। ईंधनों के ऊष्मीय मान, किसी ईंधन का ऊष्मीय मान इस कथन का मापक है ईंधन कितना उपयोगी है। जिस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होता है वह उतना ही अच्छा उपयोगी होता है और अधिक उपयोगी होता है। ईंधन के ऊष्मीय मान है, बताइए। ईंधन, लकड़ी का ऊष्मीय मान 17 किलो जूल प्रति ग्राम, कोयला का 25 से 33 किलो जूल प्रति ग्राम, चारकोल का 33 किलो जूल प्रति ग्राम, गोबर के उपले का जो गोईठा बोलता है 6 से 8 किलो जूल प्रति ग्राम, केरोसिन का 48 किलो जूल प्रति ग्राम, एल्कोहल का 30 किलो जूल प्रति ग्राम, बायोगैस का 35 से 40 किलो जूल प्रति ग्राम, मीथेन का 55 किलो जूल प्रति ग्राम, LPG का 55 किलो जूल प्रति ग्राम और हाइड्रोजन का 150 किलो जूल प्रति ग्राम, यानी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव सेवा में रसायन कौन कौन उपयोगी होता है, भाई क्या है, कैसे है। प्लास्टिक के बारे में हम लोग जानेंगे। प्लास्टिक उच्च अनुभार वाले बहुलक होते हैं। बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन आदि बहुलीकरण की क्रिया के पश्चात जो उच्च बहुलक बनाते हैं उसे प्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, यानी बहुलीकरण के क्रिया के पश्चात उच्च बहुलक बनाते हैं। ठीक है। प्लास्टिक आधुनिक जीवन का उपयोगी पदार्थ है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्लास्टिक और कृत्रिम प्लास्टिक। प्राकृतिक प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाती है। जैसे उदाहरण में टेफ्लॉन प्लास्टिक है, प्राकृतिक प्लास्टिक है टेफ्लॉन। कृत्रिम प्लास्टिक रासायनिक विधि से तैयार की जाती है, जैसे पॉलीथीन, PVC, टेफ्लॉन और बेकेलाइट। फिर से पॉलीथीन, PVC, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, ये सब कृत्रिम प्लास्टिक है। प्लास्टिक उत्पाद की गुणवत्ता जैसे सियानता, लचीलापन आदि को बढ़ाने के लिए जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उन्हें सुघट्यताकारी या प्लास्टिसाइजर कहते हैं। सुघट्यताकारी या प्लास्टिसाइजर कहते हैं। प्लास्टिकों के कुछ उदाहरण हैं। पॉलीथीन, एथिलीन के उच्च ताप
व दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है। पॉलीथीन, जैसे इसका सूत्र है, देखिए समीकरण है एन, एन के मतलब नंबर ऑफ, संख्या बढ़ रहा है, C2H4 यानी एथिलीन को अगर एन से मल्टीप्लिकेशन किए तो एन से मल्टीप्लिकेशन किए तो ये मान लीजिए जब मोनोमर हुआ ये पॉलीमर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोनो एथिलीन को मोनो, जैसे कम जनसंख्या उसका संख्या रहता है तो मोनो हो गया, और उसी टाइप के बहुत सारा संख्या मिल जाता है तो पॉली हो गया, ठीक है ना। अब देखिए C2H4 में एन से मल्टीप्लिकेशन किए तो C2H4 को बगल में एन से मल्टीप्लिकेशन, ये तब पॉली हो गया, उच्च ताप और दाब के साथ हो गया, ये पॉलीथीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। तब पूछ देगा, ठीक है। एथिलीन को अगर हम बहुलीकरण की क्रिया करते हैं तो पॉलीथीन का निर्माण होता है, ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। पॉलीथीन पर अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका उपयोग खिलौने, बोतल, बाल्टी, पाइप और पैकिंग की पन्नी आदि बनाने में किया जाता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड या वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पतली चादरें, बरसाती सीट कवर, चादरें, फर्श, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है। पॉलीस्टायरीन, स्टायरीन के बहुत से अणु आपस में जुड़कर बहुलक पॉलीस्टायरीन बनाते हैं। इसका उपयोग बोतलों की टोपियां, गर्म पदार्थ पीने के कपों, खिलौनों, कंघों तथा संचालक सेलों के निर्माण में होता है। टेफ्लॉन या टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा बनाया जाता है। यह ताप, अम्ल एवं क्षार की क्रिया के प्रति प्रतिरोधी है। यह विद्युत धारा का कुचालक है। इसका उपयोग ताप एवं रासायनिक प्रतिरोधी पदार्थ बनाने में, बर्तनों एवं अन्य सामानों को बिना चिपकने वाले बनाने के लिए पंप, पैकिंग आदि में किया जाता है। बेकेलाइट या फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। कहता है इसका उपयोग रेडियो, टीवी के केस, गियर, पलाई की लकड़ी जोड़ने में करते हैं। यह बिजली के सामान, रेडियो व टेलीविजन के कैबिनेट, कंघे आदि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। रबड़, प्राकृतिक रबड़ भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाली एक प्रकार की वृक्ष के दूध से प्राप्त होता है रबड़। यह दूध लेटेक्स कहलाता है। ये दूध को क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में। यह वस्तुतः आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है। रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। पॉली आइसोप्रीन का समपक्ष रूप प्राकृतिक रबड़ तथा विपक्ष रूप गट्टा पर्चा कहलाता है, ठीक है। कहता समकक्ष रूप प्राकृतिक रबड़ और विपक्ष रूप गट्टा पर्चा कहलाता है। प्राकृतिक रबड़ में तिर्यक बंधों का अभाव होता है, अतः इसमें प्रत्यास्था का गुण कम होता है। इसमें प्रत्यास्था का गुण बढ़ाने के लिए इसकी क्रिया गंधक से कराते हैं, जिससे रबड़ में सल्फर यानी एस की तिर्यक बंध बन जाते हैं। इससे रबड़ अधिक कठोर, तापरोधी एवं उपयोगी हो जाती है। यह प्रक्रिया बल्कनीकरण कहलाती है, ठीक है। सल्फर से जब क्रिया माने किसी चीज को कराते हैं यानी रबड़ को ही, तो बल्कनीकरण कहलाती है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबड़ को संश्लेषित रबड़ कहा जाता है। इसके तहत ब्यूनाएस, ब्यूनाएन, ड्यूप्रीन रबड़, नियोप्रीन रबड़, थायोकॉल रबड़, पॉलीस्टायरीन आदि आते हैं। पॉलीस्टायरीन का उपयोग बिजली के तारों में रोधी के रूप में किया जाता है। ड्यूप्रीन ऊष्मा एवं तेलीय पदार्थों के प्रभाव का प्रतिरोधी होता है, अतः इसे मीटर टायर बनाने में बनाए जाते हैं। अतः इससे मीटर टायर बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशा, संश्लेषित रेशा कहता है वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक होती है। माने लंबाई बहुत ज़्यादा होता है लेकिन चौड़ाई कम होता है उससे। जैसे रेशे कहलाते हैं, ये रेशे कहलाते हैं। रेशा मतलब कभी देखा होगा, रेशा घर पर रहता है या कहीं भी, तो उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन उसकी चौड़ाई बहुत निग्लिजिबल यानी बहुत कम रहता है, ठीक है ना, या उससे बहुत कम रहता है। कृत्रिम तरीके से तैयार किए गए रेशों को संश्लेषित रेशा कहते हैं। जैसे मान लिया जाए एक अगर हम लाइन खींचते, देखो ये एक तरह से रेशा मान लिया, इसकी लंबाई कितना है? बहुत ज़्यादा है, लेकिन चौड़ाई कितना है? इसको बहुत कम है, ठीक है ना। तो इसी तरह से रेशा का काम हुआ, ठीक है। वस्त्र उद्योगों में वस्त्रों के अधिक निर्माण के लिए कृत्रिम रेशा का निर्माण किया जाता है, यानी धागा हो गया इस तरह से मानो। औद्योगिक स्तर पर सर्वप्रथम कृत्रिम रेशों के निर्माण के लिए 1885 में फ्रांस में सेलुलोज नाइट्रेट का प्रयोग किया गया था। नायलन के बारे में जान, नायलन शब्द न्यूयॉर्क यानी शहर के NY तथा लंदन के LON को मिलाकर बनाया गया है। नाइलॉन NYLON, ठीक है। नाइलॉन 66 एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन एमाइड समूह
यानी डबल बॉन्ड CONH2 प्रत्येक इकाई पर होता है। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, पैराशूट के कपड़े में, टायर, दांत ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि बनाने में होता है। कहता है विस्कोस रेयॉन। विस्कोस रेयॉन, इसका निर्माण प्राकृतिक कपास की कार्बन डाइसल्फाइड तथा कास्टिक सोडे की क्रिया द्वारा H2SO4 पर प्रवाहित करके किया जाता है। एसीटेट रेयॉन, इसका निर्माण प्राकृतिक कपास पर एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया द्वारा किया जाता है। रेयॉन इसे सेल्यूलोज से प्राप्त किया जाता है। इसे नवीनीकृत रेशम भी कहते हैं। इसका उपयोग कपड़ा, कालीन, टायर तथा शल्य चिकित्सा संबंधी पट्टियाँ बनाने में किया जाता है रेयॉन का। ठीक है, कहाँ कहाँ? कपड़ा, कालीन, टायर तथा शल्य चिकित्सा संबंधी पट्टियाँ बनाने में किया जाता है। अब कहता है रेक्सिन क्या है? यह कृत्रिम चमड़ा है। इसका निर्माण सेल्यूलोज या वनस्पति से होता है। अच्छा रेक्सिन मोटे कैनवास पर पायरोक्सिलिन का लेप देकर बनाया जाता है। पायरोक्सिलिन का लेप देकर बनाया जाता है। टेरिलिन या एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरिथेलिक अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। यह एक पॉलिस्टर है। यह डेक्रोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके रेशे बहुत कम पानी सोखते हैं अतः जल्दी सूख जाते हैं। इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में भी किया जाता है। कहता और लॉन, इसे बाइनील साइनाइड यानी एक्रिलोनाइटाइल के बहुलीकरण से बनाया जाता है। क्या? फिर से सुनिए, इसे बाइनील साइनाइड, इसी को बोलते हैं एक्रिलोनाइटाइल के बहुलीकरण से बनाया जाता है। इसके धागों से सिल्क एवं ऊन जैसे कपड़े बनाए जाते हैं। कहता है कार्बन फाइबर, ये कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इसका निर्माण नवीनीकृत या संश्लिष्ट रेशा से किया जाता है। इसके लिए इन रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। अनुपस्थिति में मैंने ऑक्सीजन नहीं दिया जाता तभी गर्म किया जाता है, जिससे रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। ये अत्यंत समर्थशाली होते हैं तथा इनका संरक्षण नहीं होता। इसका प्रयोग अंतरिक्ष यान तथा खेल कूद की सामग्री बनाने में किया जाता है। विस्फोटक क्या है? वे पदार्थ जो ताप, घर्षण या उचित प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर प्रकाश, ध्वनि तथा अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न कर तीव्र विस्फोट उत्पन्न करते हैं, विस्फोटक कहलाते हैं। एक अच्छे विस्फोटक पदार्थ में निम्न गुण होते हैं। पहला, विस्फोटक पदार्थ वाष्पशील नहीं होना चाहिए या आर्द्रता ग्राही नहीं होना चाहिए या सस्ता तथा स्थायी होना चाहिए या तीव्र विघटित होना चाहिए। कहता ट्राई नाइट्रोटोलुइन TNT, इसे टोलुइन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस है। यह अत्यंत उच्च कोटि का विस्फोटक है। TNT का उपयोग बम तथा तारपिंडों को बनाने में करते हैं। इसका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर एमेटॉल विस्फोटक बनाने में करते हैं। कहता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है। इसे नोवेल का तेल भी कहा जाता है। यह ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसकी सहायता से डायनामाइट जैसे महत्वपूर्ण विस्फोटक बनाए जाते हैं। यह स्वयं भी एक महत्वपूर्ण विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP, इसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। यह फिनॉल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह भी एक प्रचंड विस्फोटक है, बहुत ज़्यादा विस्फोटक है। डायनामाइट, इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने 1863 ईस्वी में किया था। इसे अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे या कीजेल में नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कराकर प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग कुएं खोदने, सड़क बनाने, बांध बनाने, सुरंग बनाने, चट्टानों तोड़ने आदि के लिए किया जाता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। कहता है ब्लास्टिंग जिलेटिन, यह 7% नाइट्रोसेल्यूलोज तथा 93% नाइट्रोग्लिसरीन का मिश्रण है। इसका प्रयोग खान खोदने व सुरंग बनाने में किया जाता है। RDX, इसका रासायनिक नाम साइक्लोनाइट या साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन है। बड़ा लंबा है। इसका रासायनिक नाम फिर से सुनिए, साइक्लोनाइट या साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन है। इसमें प्लास्टिक पदार्थ जैसे पॉलीब्यूटाइन
एक्रिलिक अम्ल या पॉलीयूरेथेन को मिलाकर प्लास्टिक बॉन्डेड विस्फोट बनाया जाता है। यह एक प्रचंड विस्फोटक है। इसके तापमान व आग फैलाने की गति को बढ़ाने के लिए इसमें एल्युमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। इसकी विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। इस विस्फोटक को जर्मन में हेक्साजोन, इटली में T4 तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। इसके एक रूप को C4 भी कहते हैं। गन कॉटन, रुई या लकड़ी के रेशों पर सौंदर नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा नाइट्रोसेल्यूलोज यानी गन कॉटन प्राप्त होता है, जो एक महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ है। औषधियाँ, ड्रग, औषधियाँ रोगों के इलाज में काम आती है। वह पदार्थ जो किसी रोग को रोकने, आराम पहुँचाने या उपचार के लिए उपयोग में आते हैं औषधि कहलाते हैं। प्रारंभ में औषधियाँ पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं से प्राप्त की जाती थी। ज्वरनाशी, ये शरीर के ताप को कम करके ज्वर समाप्त करने में काम आती है। इनका प्रयोग लंबे समय तक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शरीर को कमजोर करती है। उदाहरण एस्प्रिन, पैरासीटामोल, फिनासिटिन आदि। एस्प्रिन, पैरासीटामोल, फिनासिटिन ये सब ज्वरनाशी है, यानी बुखार तोड़ता है, यानी शरीर के टेम्परेचर को कम करता है। दर्द निवारक, ये औषधियाँ दर्द निवारक के काम आती हैं, जैसे एस्प्रिन, नोवेल्जिन, ब्रूफेन, एनोल्जिन आदि। कुछ नारकोटिक्स यानी अफीम युक्त हैं, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, मारिजुआना, हेरोइन आदि उपयोग भी दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, किंतु ये निश्चेतक एवं निद्राकारी दोनों ही प्रभाव दर्शाते हैं। एस्प्रिन, एस्प्रिन एक सामान्य ज्वरनाशी है। इसे खाली पेट नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह सैलिसिलिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो पेट की आंत में व्रण यानी अल्सर कर सकता है, जिससे पेट के भीतर रक्त स्राव शुरू हो जाता है। एस्प्रिन के कैल्शियम और सोडियम लवण ज़्यादा घुलनशील एवं कम हानिकारक हैं। कथा प्रतिरोधी, ये वे रसायन हैं जो मानव ऊतकों को हानि पहुंचाए बिना जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। इनका उपयोग कटे घावों, अल्सर तथा त्वचा की सतहों पर लगाने के लिए किया जाता है। क्लोरोमीन, मर्क्यूरोक्रोम, डिटॉल, बाइथोयोनल यानी 0.2% फिनॉल का घोल, टिंचर, आयोडीन आदि मुख्य प्रतिरोधी है। डिटॉल क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण होता है। बाइथायोनल का उपयोग साबुन में प्रतिरोधी गुण प्रदान करने के लिए किया जाता है। कहता है प्रशांतक, ये औषधियाँ मानसिक दबाव, मंद एवं तीव्र मानसिक बीमारियाँ के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। ये चिंता, दबाव, चिड़चिड़ापन या उत्तेजना में आराम प्रदान करती है। बारबिट यूरिक अम्ल, ल्यूमिनल, साइकोनल, बैरोनल आदि निद्रालु प्रशांतक औषधियाँ हैं, जबकि मैप्रोबैमेट व इक्वानिल अनिद्रालु प्रशांतक है। ठीक है। निश्चेतक, निश्चेतक मुख्यतः संवेदना को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, पेंटोथल, सोडियम हेलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोप्रोन, कोकीन, डाइजीपाम, डाईएथिल ईथर आदि। शुद्ध क्लोरोफॉर्म का हृदय पर कुप्रभाव पड़ता है, अतः क्लोरोफॉर्म को 30% ईथर के साथ मिलाकर प्रयोग में लाते हैं। प्रतिजैविक, ये यौगिक कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक, फफूंद आदि द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा संक्रमण करने वाले अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को समाप्त करने में सहायक होते हैं। प्रतिजैविक औषधियाँ अन्य दूसरे प्रकार के जीवाणु को मारती है तथा उनकी वृद्धि को रोकती है। ए फ्लेमिंग ने 1929 में सर्वप्रथम पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की। यह निमोनिया, ब्रोंकाइटिस व गले के घावों में उपयोगी हैं। प्रतिजैविक के अन्य उदाहरण हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन ए, क्लोरोमाइसिटिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, रिफामाइसिन आदि। ये सब प्रतिजैविक हैं। सल्फर ड्रग्स, इसमें मुख्य रूप से सल्फर व नाइट्रोजन पाई जाती है। ये दवाएं कुछ जीवाणुओं के प्रति अत्यंत प्रभावी होती है। सल्फानिलैमाइड, सल्फानिलैमाइड स्वयं एक औषधि है तथा इससे अन्य बेहतर औषधियाँ जैसे सल्फापिरिडीन निमोनिया रोग के लिए, सल्फाडाइजिन, सल्फागवानिडिन दमा बंद करने की दवा है, सल्फाथायोजाल आदि निर्मित की जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से उत्पन्न ड्रग्स संक्रामक रोगों के विरुद्ध उपयोग में लाई जाती है।
अब जरा कांच के जानते हैं, कांच के बारे में। कांच को ग्लास बोलते हैं, ठीक है ना। क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों के अक्रिस्टलीय पारदर्शक या अल्प पारदर्शक समांग मिश्रण को कांच कहते हैं। कहता है क्रिस्टलीय पारदर्शक या अल्प पारदर्शक समांग मिश्रण को कांच कहते हैं। यह एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी ठोस है। इसे अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, ठीक है। सुपर कोलेड लिक्विड भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः सिलिका होता है। सर्वप्रथम मिस्र में कांच का निर्माण हुआ था। ये निम्न प्रकार के होते हैं। सोडा या मृदु कांच। कहता है सोडियम कैल्शियम सिलिकेट Na2OCaO6SiO2 है। यह समान कांच है तथा बोतल, खिड़की के पर्दे आदि बनाने में प्रयुक्त होता है। पोटास कांच या कठोर कांच में पोटेशियम उपस्थित होता है। K2O3 से इसकी मृदुता ताप उच्च होती है। यह रासायनिक उपकरणों जैसे बीकर, कीप, फ्लास्क आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। जैसे बीकर, कीप, फ्लास्क आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। क्राउन कांच में पोटेशियम ऑक्साइड K2O, बेरियम ऑक्साइड BaO, बोरिक ऑक्साइड B2O3 तथा सिलिका SiO2 उपस्थित होता है। वह प्रकाशिक उपकरणों में प्रयुक्त किया जाता है। फिलेंट कांच में लेड ऑक्साइड PbO उपस्थित होता है। इसका प्रयोग प्रकाशिक उपकरणों जैसे लेंस, प्रिज्म आदि के निर्माण में किया जाता है। क्रूक्स कांच में सीरियम ऑक्साइड CeO2 उपस्थित होता है। इसका प्रयोग धूप के चश्मे बनाने में किया जाता है क्योंकि यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। कहता जेना कांच B2O3 तथा एल्यूमिना उपस्थित होता है। यह प्रबल मजबूत होता है तथा अम्लों व क्षारों का प्रतिरोधी होता है। अतः इसका प्रयोग प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षारों को रखने वाली बोतलें बनाने में किया जाता है। जेना कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षार को रखने वाले बोतल बनाने में किया जाता है। दूधिया कांच का प्रयोग टीन ऑक्साइड यानी SnO2, कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 या क्रायोलाइट Na3Al8 को गलित कांच में मिलाकर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कहता लेमिनेटेड कांच कांच की परतों के बीच बहुलक की पट्टियों को स्थिर करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग खिड़की, कार, ट्रेन, हवाई जहाज के शीशे बनाने में किया जाता है। विशिष्ट प्रकार से बनाए गए लेमिनेटेड कांच का प्रयोग गोली रोधक सामग्री बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने में, ठीक है। अब कांच के रंग है जैसे लाल क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण होता है, हरा क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। बैगनी मैग्नीज ऑक्साइड के कारण होता है, नीला कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है, भूरा आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। कहता उर्वरक फसलों के अधिक उत्पादन व पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम आदि तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे इन तत्वों को भूमि से ग्रहण करते हैं, जो धीरे धीरे भूमि में इन तत्वों की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से बनाए गए इन तत्वों के यौगिक उचित मात्रा में भूमि में मिलाए जाते हैं। कृत्रिम रूप से बनाए गए इन यौगिक को ही उर्वरक कहते हैं। कहता है नाइट्रोजन के उर्वरक इन उर्वरकों में मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। कुछ प्रमुख नाइट्रोजन यौगिक निम्न है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अमोनिया सल्फेट, इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है तथा लगभग 25% अमोनिया पाई जाती है। यह आलूओं के लिए अच्छा उर्वरक है। इसका प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट, यह नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है। बाजार में यह नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम साइनामाइड, इस उर्वरक का छिड़काव बुआई करने से पहले भूमि में किया जाता है। पौधों की वृद्धि के समय इस उर्वरक का प्रयोग पौधों के लिए लाभप्रद नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। कहता है पोटेशियम के उर्वरक, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट आदि पोटेशियम के कुछ प्रमुख उर्वरक हैं। फास्फोरस के उर्वरक हैं सुपर फास्फेट ऑक्साइड, लाइम, फास्फेटी धातुमल आदि फास्फोरस के प्रमुख उर्वरक हैं। सुपर फास्फेट को जानवरों की हड्डी को पीस कर बनाया जाता है। पौधे फास्फोरस की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर सकते। इसकी कमी से पत्तियां रंगीन हो जाती है तथा यदि फास्फोरस प्राप्त न हो तो अनंत पौधे मर जाते हैं। फास्फेट उर्वरक फास्फेट चट्टानों से बनते हैं जिसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम फास्फेट की सल्फ्यूरिक अम्ल की उचित मात्रा के साथ अभिक्रिया से सुपर फास्फेट CaH2PO4 बनता है। यह उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। सीमेंट के बारे में जानिए। सीमेंट का प्रयोग सबसे पहले 1824 में जोसेफ
एस्पिडीन ने किया था। किसने? 1824 में जोसेफ एस्पिडीन ने किया था। सीमेंट में जल मिलाकर कुछ समय तक छोड़ने पर यह जमकर एक कठोर पदार्थ बनाता है जो इंग्लैंड में पाए जाने वाले पोर्टलैंड पत्थरों के समान कठोर होता है। इसी कारण इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। यानी पोर्टलैंड पत्थर के समान कठोर हो जाता है, जिस कारण से इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। रासायनिक रूप से सीमेंट कैल्शियम के सिलिकेट तथा एल्युमिनियम के मिश्रण होता है। ये सब पूछता है कैसे होता है भाई? कैल्शियम के सिलिकेट और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। इसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3CaO SiO2, डाई कैल्शियम सिलिकेट 2CaO SiO2, ठीक है। ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट 3CaOAl2O3 तथा कुछ मात्रा में जिप्सम CaSO4 2H2O होता है। सीमेंट के उत्पादन के लिए चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी एवं जिप्सम का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड प्रदान करती है। यह एक चिकनी मिट्टी सिलिका, एल्यूमिना एवं फेरिक ऑक्साइड प्रदान करती है। यह एक धूसर रंग का बारीक चूर्ण होता है जिसमेन जल के साथ अभिक्रिया करके जमने तथा दृढ़ होने का गुण होता है। सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड या चूना CaO 60 से 70%, सिलिका SiO2 20 से 25% और एल्यूमिना Al2O3 5 से 10% तथा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 2 से 3% होता है। सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक रहने पर जमते समय उसमें दरारें पड़ जाती है, जबकि सीमेंट में एल्युमिनियम की मात्रा अधिक रहने पर वह शीघ्र जमता है। सीमेंट के ठोस रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया को सीमेंट का जमना कहते हैं। इसमें होने वाले जलयोजन प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है जिससे ताप बढ़ जाता है। अतः सीमेंट के जमने के दौरान इस पर पानी डालते रहना चाहिए। ठंडा नहीं रहने पर सीमेंट में दरारें पड़ जाती है। मतलब बोलने का मतलब है कि आधे सीमेंट के जमने के दौरान जब सीमेंट जमना शुरू करे तो इस पर पानी डालते रहना चाहिए। ठंडा नहीं रखने पर सीमेंट में दरारें पड़ जाती है। यानी गर्मी अगर है तो इसके कारण दरार हो जाएगा, ठीक है। जिप्सम का कार्य सीमेंट के जमने की दर को कम करना है जिससे सीमेंट कठोर हो जाता है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग होता है जिससे सीमेंट को जमने के लिए अधिक टाइम माने जरूर मिलता है। सीमेंट के कारण ही होता है, सॉरी जिप्सम के कारण सीमेंट को जमने की दर कम हो जाता है, माने ज़्यादा समय लगता है जमने में जिप्सम के कारण, ठीक है। जिससे सीमेंट कठोर हो जाता है। कठोर ज़्यादा समय लगेगा तो कठोर माने हो जाएगा, ठीक है। चलिए गारा या मोर्टार, ठीक है। जब सीमेंट के साथ बालू व जल मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को मोर्टार कहा जाता है। यह भवन निर्माण की एक महत्वपूर्ण सामग्री है। इसका उपयोग फर्श आदि बनाने में किया जाता है। परवलित सीमेंट, कंक्रीट, जब कंक्रीट को शक्ति प्रदान करने के लिए इस्पात या लोहे की छड़ों, सलाखों अथवा तार के जालों का प्रयोग करते हैं तब उसे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। इसका उपयोग मकान की छतों, खंभों, पुलों, बांधों आदि के निर्माण में होता है। सामुन और अपमार्जक, ये सामुन क्या है? ये उच्च बसीय अम्लों में सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। सामुन का सूत्र C17H35COO होता है। सोडियम एस्ट्रिएट बोलते हैं, या C15H31COO, ठीक है, के होता है। पोटेशियम पामिटेट होता है, इसे कहा जाता है। इनका प्रयोग शरीर एवं कपड़ों की सफाई हेतु किया जाता है। ये तेलों और वसाओं के तनु NOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होता है। इस क्रिया को सामुनीकरण कहते हैं। सोडियम लवणों को कठोर सामुन तथा पोटेशियम लवण को मृदु सामुन कहते हैं। सोडियम लवण का जो सामुन होगा उसे कठोर सामुन, पोटेशियम लवण को मृदु सामुन कहते हैं। दाढ़ी बनाने वाले सामुन में कास्टिक पोटास, रेजिन व ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। रेजिन मिला देने से यह अधिक झाग देता है, जबकि ग्लिसरॉल इस झाग को शीघ्र सूखने से बचाता है। तो रेजिन और ग्लिसरॉल मिलाया जाता है कास्टिक पोटास के साथ, रेजिन और ग्लिसरॉल भी रहता है। एक अच्छे साबुन में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं रहना चाहिए। यह अल्कोहल में विलय होना चाहिए। यह प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए। इसमें नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। साबुन का उपयोग कठोर जल के साथ नहीं किया जाता है क्योंकि ये जल में उपस्थित कैल्शियम 2+, Mg2+ तथा Fe2+ लवणों के साथ अपक्षेप बनाते हैं। साबुन का विलयन जल अपघटन के कारण क्षारीय होता है, अतः यह कोमल वस्त्रों को धोने के लिए हानिकारक है। अपमार्जक, संश्लेषित अपमार्जक एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण या एल्किल बेंजीन
सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जैसे उदाहरण में सोडियम एल्कीन, बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जकों में साबुन की भांति मैल तथा या अथवा चिकनाई को दूर करने का गुण पाया जाता है। इसमें साबुन की अपेक्षा आर्द्रता गुण अधिक होता है। इन्हें साबुन रहित साबुन भी कहते हैं। अपमार्जकों का उपयोग कठोर जल में भी किया जाता है, क्योंकि ये Ca2+ Mg3+ Fe2+ लवण के साथ अपक्षेप नहीं बनाते हैं। अपमार्जक की विशेषताएं निम्न है। ये कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ प्रयुक्त होते हैं। ये तेल रहित होते हैं। इनका जलीय विलयन उदासीन होता है, अतः यह बिना नुकसान के कोमल रेशों की धुलाई करते हैं। रंजक ये रंगीन पदार्थ हैं तथा उन वस्तुओं के प्रति बंधुता रखते हैं जिन पर इन्हें लगाया जाता है। रंजक को सामान्यतः जलीय विलयन के रूप में लगाया जाता है तथा इसमें एक रंग बंधक भी मिलाया जाता है जो रेशे के शुष्क होने की दर को बढ़ा देता है। अम्लीय रंजक का प्रयोग सिल्क, ऊन, नायलॉन आदि वस्त्रों पर किया जाता है तथा क्षारकीय रंजक का प्रयोग कागज तथा एक्राइलिक रेशों को रंगने के लिए किया जाता है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और विविध है, इसके बारे में जानते हैं। तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन व नमी आवश्यक है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन और नमी की जरूरत है। अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस हवा में जलता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी व फिल्मों में किया जाता है। अम्लराज में 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल व 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कोहरा गैस व द्रव का कोलाइडी विलयन है। बेस्टन सेल एक सामान्य मानक सेल है। डीएनए इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा फॉस्फेट यूनिट तथा कार्बनिक क्षारकों से बना होता है तथा आनुवंशिकता का मूल आधार है। लोहे में जंग लगाना रासायनिक परिवर्तन है। हड्डियों व दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। कोयले की खानों में मीथेन गैस निकलती है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक व ट्रेसर के रूप में किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण उसमें उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में यानी 78% में पाई जाती है। फास्फिन गैस का उपयोग युद्ध के समय धूम्रपट यानी स्मोक स्क्रीन बनाने में किया जाता है। फास्फिन गैस का युद्ध के समय सुरक्षित दियासलाइयों में लाल फास्फोरस प्रयोग किया जाता है। फास्फिन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है। शीश कक्ष प्रक्रम के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। इस्पात में 0.5% से 1.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। हरा कशिश का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट है। गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग रेडियो एक्टिव विकिरण को संसूचित करने में किया जाता है। किसका? गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग रेडियो एक्टिव विकिरण को संसूचित करने में किया जाता है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकिल उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस क्रिया से वनस्पति घी बनाया जाता है। निकिल है जो उत्प्रेरक का काम करता है। गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। एथिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फल को पकाने में किया जाता है। पोटेशियम साइनाइड अत्यंत विषैला पदार्थ है। इसे खाने पर व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है। पोटेशियम साइनाइड। सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल में विलयन है। शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्रियाशील ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में सड़े अंडों की तरह गंध आती है। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों में कलाई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। क्वथनांक किसी द्रव का वह निश्चित ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। सामान्य ताप व दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। सीनेवार पारे का अयस्क है। पारा सभी प्रकार के अमलगम का आवश्यक अम्ल है। पारा सभी प्रकार के अमलगम का आवश्यक अवयव होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम व मैग्नीशियम की मिश्र धातु है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे बोल्हर ने प्रयोगशाला में बनाया था। साबुन के निर्माण में स्टीरीकरण की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। शहद की मक्खी के मोम में मीरिसिल पामिटेट पाया जाता है। डेल से सेटिल पामिटेट मोम प्राप्त होता है।
फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिलाने से विषाक्त हो जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग पुराने तेल चित्रों के रंगों को पुनः उभारने में किया जाता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को पुनः उभारने में किया जाता है। ओजोन गैस में सड़ी मछली की तरह गंध आती है। सोडियम को मिट्टी के तेल में डालकर रखा जाता है, अन्यथा वह वायु में जल उठता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता निकिल की मिश्र धातु है। प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। अब कुछ तत्व और खोज करता है। सोडियम के डेवी ने किया था, यूके के थे 1807 ईस्वी में। मैग्नीशियम को डेवी ने यूके के थे 1808 ईस्वी में। एल्युमिनियम को ओस्टेड ऑफ बोलर ने 1825 से 27 में। सिलिकॉन को बर्जिलियस ने जो स्वीडन के थे 1824 में। फास्फोरस को एच ब्रांड जर्मनी के थे 1669 में। हाइड्रोजन का एच कैवेंडिश ने यूके के थे 1766 में। हीलियम को लोकेयर ने यूके के थे 1868 में। नाइट्रोजन का रदरफोर्ड थे यूके के थे 1722 में। ऑक्सीजन हो गया सीसे ऑफ प्रिस्टले, ऑक्सीजन को सीले और प्रिस्टले होगा, सीसे नहीं सॉरी सीले और प्रिस्टले होगा 1773 से 74 में। फ्लोरीन का एच मेयासन ने जो फ्रांस के थे 1886 में। नियॉन का सोजे और टोवर्स ने यूके के थे 1898 में यानी 1898 में। क्रिप्टन का रैमजे और ट्रेवर्स यूके के थे 1898 में। आयोडीन का बी कार्टोइज जो फ्रांस के थे 1811 में। जीनॉन का रैमजे और ट्रेवर्स यूके के थे 1898 में। टंगस्टन का डी एल्यूयर ब्रदर 1783 में। रेडियम का पियरे क्यूरे मैडम क्यूरी और बेमोंड फ्रांस के थे और 1898 में। थोरियम का जे बर्जिलियस स्वीडन के थे 1829 में। यूरेनियम का कैले प्रोथ जर्मनी के थे 1789। प्लूटोनियम सीबोर्ग मिलन कैनेडी और बॉल संयुक्त राज्य अमेरिका के 1941 से 42 में। कोबाल्ट का जी करंडट 1337 में। निकिल का एफ क्रोनटेट 1751 में कहाँ के थे, स्वीडन के। जिंक का एस मारग्राफ जर्मनी के 1746 में। आर्सेनिक एल्बर्टस मैग्नस जर्मनी के 1220 में। ब्रोमीन का एजे बैलार्ड फ्रांस के थे 1826 में। क्लोरीन का CW सीले स्वीडन के थे जो 1774 में। आर्गन का रैमजे और रैले यूके के थे 1894 में। पोटेशियम का डेवी यूके के थे 1807 में। कैल्शियम का डेवी यूके के थे 1808 में। मैग्नीज का JG जॉन स्वीडन के थे 1774 में। यहाँ पर देख लीजिएगा जो 1220 है, इस पर थोड़ा सा डाउट चल रहा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। 2020 है, सॉरी 1220 है ना, इस पर डाउट है, इसीलिए आप इसको गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता विश्व की प्रमुख मिश्र धातुएं उपयोग और उनके संगठक की सूची, ठीक है ना, तो आप इसको देखिए। कहता विश्व की प्रमुख मिश्र धातुएं उपयोग और उनके संगठन। मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु की परिभाषा दो या अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु या मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। इस्पात एक मिश्र धातु है, प्रायः मिश्र धातुओं के गुण उस मिश्र धातु को बनाने वाले संगठकों के गुणों से भिन्न होते हैं। इस्पात लोहे की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। कांसा, पित्तल, तांका यानी सोल्डर आदि मिश्र धातुएं, ठीक है। अब कहता है मिश्र धातुएं उनके उपयोग। सब मिश्र धातुओं को साधारणतः लौह तथा अलौह मिश्र धातुओं में विभाजित किया गया है। जब मिश्र धातु में लोहा आधार धातु रहता है तब वह लौह, तथा जब आधार धातु कोई अन्य धातु होता है तब वह अलौह मिश्र धातु कहते हैं। माने आधार धातु अगर लोहा इंपॉर्टेंस है वहाँ पर तो लौह धातु कहलाता है, लोहा इंपॉर्टेंस नहीं है वहाँ पर तो अलौह धातु कहलाता है, यानी मिश्र धातु। कहता है मुख्य अलौह मिश्र धातुएं हैं, जैसे पहला एल्युमिनियम पित्तल। इसके संगठन में तांबा, जस्ता और एल्युमिनियम है, जो क्रमशः 71 से 55, 26 से 42 और 1 से 6% तक होते हैं। इसका उपयोग
पानी के जहाज़ों तथा वायुयान के नोदकों के रूप में के निर्माण में किया जाता है। कहाँ? पानी के जहाज़ों तथा वायुयान के नोदक यानी प्रोपेलर के निर्माण में होता है। एल्युमिनियम कांसा, इसमें तांबा 99 से 89 यानी 99 से 89 तथा एल्युमिनियम 1 से 11% तक होता है। यह अति कठोर तथा क्षारण अवरोधक होता है। इसके बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहता है एल्युमिनियम कांसा में इसमें तांबा का प्रतिशत 89 से 99 होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे डाउट है तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है बबिट धातु, बबिट धातु इसमें टीन, एंटीमनी तथा तांबा की प्रतिशत मात्रा 89, 7.3, 3.7 होती है। इसका मुख्य उपयोग बॉल बियरिंग बनाने में किया जाता है बबिट का। घंटा धातु इसमें तांबा और टीन की प्रतिशत मात्रा 75 से 80 और 25 से 20 तक होती है। इससे घंटे आदि बनाए जाते हैं। ठीक है ना। पित्तल इसमें तांबा 73 से 66 तथा जस्ता 27 से 34% तक होता है। फिर देखिए इसमें 66 से 73 होना चाहिए। ठीक है ना, पित्तल इसमें तांबा 66 से 73% हो जाएगा। इसका उपयोग चादर, नली तथा बर्तन बनाने में होता है। ठीक है। कार्बोलाय यह टंगस्टन कार्बाइड तथा कोबाल्ट की मिश्र धातु है। इससे रगड़ने और काटने वाले यंत्र बनाए जाते हैं कार्बोलाइल का। कॉन्स्टेंटन इसमें तांबा की मात्रा 45 से 60% होती है, याद रखना। निकिल 40 से 55%, मैग्नीज 0 से 1.4%, कार्बन की मात्रा 0.1% तथा शेष लोहा होता है। इसका उपयोग वैद्युत ताप मापक यंत्रों तथा ताप वैद्युत युग्म बनाने में होता है, क्योंकि यह विद्युत का प्रबल प्रतिरोधक होता है। कहता है डेल्टा धातु, कहता है इसमें तांबा 54 से 56% होता है। ठीक है, जस्ता 40 से 44%, लोहा 0.9 से 1.3%, मैग्नीज 0.8 से 1.4 और सीसा 0.4 से 1.8% तक होता है। यह मृदु इस्पात के समान मजबूत है, किंतु उसकी तरह सरलता से जंग खाकर नष्ट नहीं होती है। इसका उपयोग पानी के जहाज बनाने में होता है। डो धातु, डो मेटल, इसमें मैग्नीशियम 90 से 96%, एल्युमिनियम 4 से 10% तथा कुछ अंशों में मैग्नीज होता है। इसका उपयोग मोटर तथा वायुयान के कुछ हिस्सों को बनाने में होता है। जर्मन सिल्वर इसमें तांबा 55%, जस्ता 25, निकेल 20% होता है। कुछ वस्तुओं को बनाने में चांदी के स्थान पर इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे बनी वस्तुएं चांदी के समान ही होती है। हरित स्वर्ण यानी ग्रीन गोल्ड, इसमें सोना, चांदी और कैडमियम 75%, सोना चांदी 11 से 25%, कैडमियम 13 से यानी 0% लगभग 0 से 13% तक होते हैं। इसके आभूषण बनाए जाते हैं। गन मेटल इसमें तांबा 95 से 71%, टीन यहाँ पर देखिए उल्टा लिख दिया है, या तो सही होगा, लेकिन 71 से 95 या 95 से 71 याद रखिएगा। ठीक है, टीन 0 से 11, सीसा 0 से 13 और जस्ता 0 से 5, लोहा 0 से 1.4% तक होता है। इससे बटन, बिल्ले, थालियाँ तथा दांतीदार चक्र बनाए जाते हैं। मैग्नेलियम होना चाहिए। ठीक है, मैग्नेलियम है। ठीक है, मैग्नेलियम इसमें एल्युमिनियम 70 से 95% तथा मैग्नीशियम 5 से 30% तक होता है। यह मिश्र धातु हल्की होती है। इसका उपयोग विज्ञान संबंधी यंत्रों तथा तुला दंड बनाने में होता है। नाइक्रोम का इसमें निकिल 54 से 80%, क्रोमियम 10 से 22%, लोहा 4.8 से 27% तक होते हैं। ऊंचे ताप पर इसका संक्षारण नहीं होता तथा इसका वैद्युत प्रतिरोध अधिक होता है। इसका उपयोग ऊष्मक बनाने में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है पालाव, इसमें सोना 80 तथा प्लेटिनम 20% होती है। मूसा यानी क्रूसिबल और थारी बनाने में प्लेटिनम के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। पालो का परमलॉय हो गया, इसमें निकिल 78, लोहा 21, कोबाल्ट 0.4% तथा शेष मैग्नीज, तांबा, कार्बन, गंधक और सिलिकॉन होते हैं। इससे टेलीफोन के तार बनाए जाते हैं।
सोल्डर, इसमें सीसा 97, टीन 33% होती है। धातु, दो धातुओं को आपस में जोड़ने का काम आती है। सॉल्ट धातु, इसमें सीसा 99 तथा आर्सेनिक 1% होती है। इससे बंदूक की गीली तथा छड़ें बनाई जाती है। टीन की पन्नी, इसमें टीन 88, सीसा 8, तांबा 4, एंटीमनी 0.5% होती है। यह पन्नी सिगरेट और खाद्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए उनके ऊपर लपेटी जाती है। वुड की धातु, वुड की मेटल, वुड मेटल, उसको बोलते हैं वुड मेटल। यह मिश्र धातु सर्वप्रथम वुड ने बनाई थी। इसमें बिस्मथ 50%, सीसा 25, टीन 13 और कैडमियम 13% होते हैं। इसका गलनांक बहुत कम होता है। आग को पानी छिड़क कर बुझाने वाले स्वचालित यंत्रों में जो प्लग लगा रहता है, इस मिश्र धातु का ही बना होता है, वुड की धातु से। अब कुछ महत्वपूर्ण मिश्रित धातु हैं, उनके संगठक हैं कि किससे किसकर मिलकर बना है। ठीक है, जैसे पित्तल, तांबा 75% और जस्ता 25% मिलकर बना है, तो पित्तल। तांबा जैसा याद रखिएगा। देखिए परसेंटेज तो नहीं पूछता है, बट आपको संगठक पूछ सकता है। पित्तल में तांबा और जस्ता पूछता है। ठीक है, घंटा हो गया, घंटा धातु में तांबा और टीन हो गया। कांसा में तांबा और टीन हो गया। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता, निकेल हो गया। एल्युमिनियम कांसा में तांबा, एल्युमिनियम और लोहा हो गया। गन मेटल में तांबा, जस्ता और टीन हो गया। टाइप मेटल में यानी प्रिंटिंग मेटल में लेड, एंटीमनी, टीन हो गया। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, निकेल हो गया। हिंडालियम में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हो गया। डेल्टा धातु में तांबा, जस्ता, लोहा हो गया। डच मेटल में तांबा, जस्ता हो गया। मोनल धातु में तांबा, निकेल और लोहा हो गया। टांका में टीन और सीसा हो गया। टांका में टीन और सीसा। और वुड्स धातु में बिस्मथ, सीसा, टीन, कैडमियम हो गया। और कॉन्स्टेंटन में तांबा, निकेल हो गया। और मुंज धातु में हो गया तांबा और जस्ता। ठीक है, अब इसको मैं, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परसेंटेज है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कुछ यंत्र है, उनके बारे में जानेंगे, कहाँ कहाँ काम करता है। प्रमुख वैज्ञानिक यंत्रों के नाम, उनके उपयोग। कहता वैज्ञानिक उपकरण उन युक्तियों को कहते हैं जो किसी विज्ञान के कार्य को करने में सुविधा, सरलता या आसानी प्रदान करते हैं। सभ्यता के विकास के साथ पूरे विश्व में वैज्ञानिक प्रगति हो रही है। कई विकसित देशों में तो वैज्ञानिक प्रगति और आविष्कार को लेकर आपसी प्रतिस्पर्धा की स्थिति आ गई है। प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र और उनके नाम, उपयोग। कहता अमीटर, अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। अल्टीमीटर यह ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमान में किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग, इससे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है। यह वायु की दिशा भी बताता है। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर यह वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। एक्टिनोमीटर विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने का यंत्र है। एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का द्वितीयक सेल, एक बैटरी। एंटी एयरक्राफ्ट गन गोला मारकर हवाई जहाज को गिराने वाली तोप है। ऑडियोफोन, इससे लोग सुनने में सहायता लिए कान में लगाते हैं, इसे सुनने का मशीन भी कहते हैं। बैरोग्राफ या वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन लगाकर लगातार मापता रहता है। यह वायुमंडल के दाब में होने वाली परिवर्तन लगातार मापता रहता है और स्वतः इसका ग्राफ भी बना रहता है। यानी बैरोमीटर का काम है वायुमंडलीय दाब को मापना। ठीक है, फिर कहता है बैरोमीटर यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। वही चीज़ है। बाइनोक्यूलर यह उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम आता है। ठीक है। कैलिपर्स, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है कैलिपर से। कैलोमीटर यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। कार्बोरेटर, इससे अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। सिनेटोग्राफ, छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कहता है कुछ वैज्ञानिक यंत्रों के नाम, उपयोग। यही चीज़ है। कम्यूटेटर, इससे किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदली जाती है। साइटोट्रॉन, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला यंत्र हो गया। डायनोमोमीटर, विद्युत शक्ति को मापने का यंत्र हो गया डायनोमोमीटर। डिक्टाफोन, अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए इस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। फायदोमीटर, यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम आता है। गाइगर मूलर काउंटर, इस उपकरण की सहायता से
रेडियो एक्टिव इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। ग्रेविमीटर इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। गायरोस्कोप इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। हाइड्रोमीटर इस उपकरण का द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइड्रोफोन या पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना करने में काम आने वाला यंत्र है। हाइग्रोस्कोप यह वायुमंडलीय आर्द्रता परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। कीमोग्राफ यह यंत्र रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि शारीरिक गतियों या कारकों के परिवर्तन का ग्राफ बताता है। ठीक है, यंत्र रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि शारीरिक गतिविधियों के कारकों के परिवर्तन का ग्राफ बताता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता जांच करने का यंत्र। यह यंत्र दूध का अपेक्षित घनत्व मापता है, जिससे उसकी पानी की मात्रा का पता चलता है। दाब मापी इससे गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। मैकमीटर यह यंत्र वायु की गति की ध्वनि को गति के पदों में मापता है। वायु की गति की ध्वनि को गति के पदों में मापता है। चुंबकत्व मापी यह विभिन्न चुंबकीय घूर्णनों तथा चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र है। माइक्रोफोन यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तन करता है। ध्वनि तरंग को विद्युत स्पंदन में परिवर्तन करता है। ऑडोमीटर इससे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है। इसे चक्कर मापी भी कहते हैं। पेरिस्कोप इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है और उसमें बैठे लोग बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं दीवार की दूसरी ओर। ठीक है, वैज्ञानिक यंत्रों के नाम। और उसमें बैठे लोग बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं दीवार की दूसरी ओर। अपने कमरे में ही बैठे हुए देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वही चीज़ है। पायरोमीटर का उपयोग यह उच्च तापों को मापने वाला यंत्र है, जैसे सूर्य का ताप। पॉलीग्राफ इस यंत्र को झूठ का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह यंत्र एक साथ ही कई शारीरिक क्रियाओं के परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है, जैसे हृदय स्पंदन, रक्तचाप, श्वसन ताप और श्वसन आदि में पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है। हृदय स्पंदन, रक्तचाप, श्वसन आदि में। रडार रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रडार वास्तव में संक्षिप्त रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म है। रेडिएटर यह कारों तथा गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने वाला उपकरण है। रेडिएटर का काम है गाड़ी को ठंडा करना। रेडियोमीटर यह इस यंत्र का द्वारा विकिरण ऊर्जा को तीव्रता को नापा जाता है। इस यंत्र द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को नापा जाता है। सिस्मोग्राफ इस यंत्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप के झटकों की तीव्रता का ग्राफ स्वतः ही चित्रित हो जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर इस यंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रोमों का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न रंगों के तरंग दैर्ध्यों का मापा जाता है। स्पीडोमीटर इससे मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है। स्फिग्मोमैनोमीटर इससे मानव की धमनियों में बहने वाले रक्त का दाब मापा जाता है। ट्रांसफार्मर इसके द्वारा कम या अधिक वोल्टेज की एसी को अधिक या कम वोल्टेज के एसी में बदला जाता है। टेलीमीटर दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला और मापने वाला यंत्र है। टैक्योमीटर सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने वाला यंत्र है। ट्रांसपोंडर इस यंत्र का काम है किसी संकेत को ग्रहण करना और उसके उत्तर को तुरंत प्रेषित करना। अल्ट्रासोनिक यह यंत्र पराध्वनिक अल्ट्रासोनिक साउंड को मापता है और उसको प्रयुक्त करता है। इसका उपयोग मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने, हृदय के दोष को ज्ञात करने में किया जाता है आदि। इसीलिए इसको इकोग्राम बनाने में भी किया जाता है इसके लिए इकोग्राम बनाने में भी किया जाता है। कहता है बेंचुरी मीटर द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करने में। जब पाइप से जब कोई पानी गिरता है या द्रव बहता है उसको बेंचुरी मीटर से हम लोग नापते हैं। विस्कोमीटर यह यंत्र किसी द्रव की श्यानता मापता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस टाइप के वीडियो आपको अगर चाहिए, और ऐसे तो मिलता ही रहेगा, लेकिन और चाहिए अगर किसी प्रकार का तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार के इसमें अगर प्रॉब्लम है, कहीं बोलने में दिक्कत हो गया है या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि बोलने में तो थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जाता है, काहे कि तेज़ी से बोला जाता है सब चीज़ सोच समझ के। ठीक है, इस तरह से
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।